ये बात सच है कि किसी की चीज़ों को बिना पूछे छूना और उसे देखना गलत है। आपने तो कई दफ़ा ये सुना होगा कि किसी व्यक्ति को कोई अनमोल चीज़ हाथ लगी और वो बहुत अमीर हो गया। ऐसे ही एक चीज़ काव्या के हाथ लगी, लेकिन वो अमीर नहीं हो सकी। आखिर वो क्या वस्तु थी? मैं सिया खान ये रहस्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वर्ष 2004 काव्या अपने कुछ साथियों के साथ पहाड़ी इलाके की सैर के इरादे से गई थी। काव्या घूमते हुए अपने साथियों से थोड़ी दूर चली गई थी। उसकी नजर सामने घनी झाड़ियों के बीच एक छोटी सी वस्तु पर पड़ी। काव्या सोचने लगी, आखिर ये चीज है क्या? जाकर देखती हूँ। काव्या ने देखा कि वो एक डायरी है जो पूरी तरह से सील की हुई है। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये डायरी है किसकी और ये कैसे आई यहाँ तक। काव्या ने उस डायरी को उठाकर अपने पास रख लिया, जिसकी जानकारी अपने साथियों को भी ना होने दी। रात को जब काव्या अपने घर को लौटी तो वो इस उलझन में थी, आखिर डायरी में है क्या? शायद मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए, पर क्या ये करना सही होगा? किसी की डायरी को छूना अच्छी बात तो नहीं है। ये डायरी किसकी है? जब तक मैं इसे खोलूंगी नहीं, तब तक मैं कैसे जान पाऊंगी? सोचते सोचते रात से सुबह हो गई, पर काव्या उस डायरी को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पर अगली रात काव्या ने उस डायरी को खोलने का फैसला किया। कुछ सच थे जो अभी काव्या के सामने आने बाकी थे। आखिर क्या था उस डायरी में? आखिर किस तरह की सच्चाई से काव्या रूबरू होने वाली थी? रात हो गई और काव्या उस डायरी को खोलने का प्रयास करने लगी। डायरी इस तरह से सील थी कि अगर थोड़ा जोर लगाया जाए तो वो फट सकती थी। काव्या के हाथ कांप रहे थे। खुद काव्या भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। और काव्या ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा हुआ था, मैं सागर हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं हूँ कहाँ, मैं खुद भी नहीं जानता। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद आज पहली बार मैं इस डायरी में अपनी हर दुख और सुख के लम्हों को अक्षरों में बयां करने जा रहा हूँ। सुबह मेरी नींद मेरी माँ की आवाज से खुली कि नाश्ते का समय हो गया है, अब तो उठो, और कितनी देर सोए रहोगे? मैं आंखों को मलता हुआ उठ गया और हाथ मुंह धोकर मैं माँ से मिलने रसोई घर में चला गया तो वहाँ कोई नहीं था। मेरी माँ वहाँ नहीं थी। मैंने अपने पिताजी को भी आवाज लगाई, वो भी घर में नहीं थे। मुझे घबराहट होने लगी थी कि इतनी जल्दी वो लोग कहाँ चले गए। मैंने इधर उधर आवाज भी लगाई, पर वो कहीं नहीं दिखे। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले तो मेरी माँ ने मुझे आवाज लगाई थी और पल भर में कहाँ गायब हो गई, वो भी बिना बताए। मेरे घर के आसपास किसी और का घर नहीं था, तो आखिर वो चले कहाँ गए? अगर मैं किसी को ये बात बताऊं तो लोग हंसेंगे मुझ पर, और ये बात सच भी है। कोई कैसे मुझ पे यकीन करेगा कि अचानक मेरे माता पिता गायब हो गए। जोर से खिड़की खोलने की आवाज आई और मेरी नींद खुल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा सपना था। इस सपने से बाहर आकर मैं काफी खुश था, क्योंकि इस सपने ने मुझे काफी बेचैन कर दिया था। नींद खुलते ही मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि बाहर जोर का तूफान आया है। तेज हवा चल रही है। धूल मिट्टी से बने कोहरे के सिवा बाहर और कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने झट से उस खिड़की को बंद कर दिया और फिर माँ से मिलने उनके पास जाने लगा। पर ये क्या,
माँ तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही थी और मेरे पिताजी भी कहीं नहीं दिख रहे थे। बिना बताए वो लोग कहाँ चले गए। मेरा सपना सच हो रहा था। मैंने उन्हें इधर उधर बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। मैं बहुत बेचैन हो गया था। सुबह से ढूंढते हुए दोपहर हो गई। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा था? इस तरह की घटना आज तक मेरे साथ नहीं हुई। ये कैसे संभव है कि मेरे माता पिता अचानक से गायब हो गए? मैंने घर से दूर कुछ बाहर वाले लोगों से भी पूछा पर कोई कुछ नहीं जानता था। इस बात से मुझे और भी ज्यादा घबराहट होने लगी थी। मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, हो सकता है वो कुछ जरूरी काम से कहीं गए होंगे, शायद रात तक वापस आ जाएंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसा भी काम होगा जिसे बताना उन्होंने मुझे जरूरी नहीं समझा। मुझे आज रात तक का इंतजार करना चाहिए। रात को मैं अपने बिस्तर पे आराम कर रहा था। धीरे धीरे मेरी पलकें बंद हो रही थी। तभी अचानक मुझे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। मैं झट से बिस्तर से नीचे उतरा और देखने लगा। मैंने सोचा लगता है कि मेरी माँ आ गई है, चलो बाहर चल के देखता हूँ। जैसे ही मैं बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। बाहर काफी शांति थी। रात काफी हो चुकी थी पर अब तक वो लोग लौट कर नहीं आए। मैं इस बात को पहले तो बहुत हल्के में ले रहा था पर अब ये सब एक खौफनाक रूप ले चुका था और मुझे अंदर ही अंदर डरा रहा था। तभी अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैं उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो आवाज बंद हो गई। मैं बहुत घबरा गया था। उसी दौरान मैं इधर उधर नजर घुमाने लगा तो वहां एक बहुत ही गहरा कुआं दिखा। मैंने जैसे ही उस कुएं में झांका तो मेरे होश उड़ गए। उस कुएं में मेरे माता पिता की लाश तैर रही थी। मेरा पूरा शरीर हिलकर रह गया था। मैं वहीं पर गिर गया क्योंकि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसकी साजिश हो सकती है। ऐसे तो वो जानबूझकर इस कुएं में तो नहीं गिर सकते, तो फिर बात क्या है मुझे जानना था। फिर एक पल के लिए मैंने भी सोचा कि जब मेरे माता पिता ही नहीं है दुनिया में तो मैं जीकर क्या करूं। मैं भी इस कुएं में कूदकर जान दे देता हूँ। पर तभी मैंने सोचा जिसने ये सब किया है जब तक मैं उसे ना पकड़ लूं तब तक मैं चैन से मर नहीं पाऊंगा। उसी रात मैंने कुएं से उनकी लाश निकालकर वहीं जमीन में दफन कर दिया और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगने दी कि मेरे माता पिता अब नहीं रहे। इस बात को एक हफ्ता बीत चुका था और अब जो मेरे साथ होने लगा था वो बेहद अजीब था। शायद किसी को विश्वास ना हो। आज तक बिना पूछे मैंने कभी भी माँ की रखी वस्तुओं को नहीं छुआ, पर आज उनकी मौत के बाद सच जानने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने माँ के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। तलाशी के वक्त जो सच मेरे सामने आना शुरू हुआ उसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। जब मैंने उनके बक्से को खोला तो उसमें मुझे अजीब आकार की कई सारी हड्डियां मिली जो देखने में बहुत ही खौफनाक लग रही थी। देखने में तो ये लग रहा था कि ये सारी हड्डियां किसी इंसान की है। मैं घबरा गया। मुझे लगा आखिर माँ इन सब चीजों का क्या करती थी। जब मैंने माँ और पिताजी दोनों के कमरे की तलाशी ली तो ऐसे ऐसे सच मेरे सामने आए कि मेरे होश उड़ गए। विचित्र तरह की हड्डियां, कई सारे रंग की पोटलियां, अजीब से कपड़े
और कई सारी मोमबत्तियां मिली, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। मुझे वहीं पर एक बड़ा सा सफ़ेद कागज़ मिला जिस पे तंत्र मंत्र से संबंधित ढेर सारी बातें लिखी हुई थी। ये सब चीज़ें काफ़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि इन सब के बारे में मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना था। इन सब चीज़ों को देखते देखते काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब सुबह को ही इस पर गौर करेंगे, और फिर मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। नींद तो मुझे आ नहीं रही थी, मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि आखिर इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है। मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ था कि अचानक मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैं तुरंत उठा, बाहर देखने चला गया। बाहर मुझे कोई नजर नहीं आया, पर जैसे ही मेरी नजर सीढ़ियों की ओर पड़ी तो मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची वहां से नीचे उतर रही है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने आंखों को मलकर फिर से देखा तो वहां कोई नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं यही सोच रहा था। फिर मैंने फैसला लिया कि आज रात को उन मंत्रों का जाप करके देखूंगा कि आखिर होता क्या है। शायद जो भी हुआ उस मंत्रों की वजह से हुआ है, और उसकी सच्चाई जानना जरूरी थी। मैंने वो सब क्रियाएं करनी शुरू कर दी जो उस कागज पे लिखी थी। हर कुछ बिल्कुल उसी तरह, उसी अनुसार करना शुरू कर दिया। उस कागज पे लिखा हुआ था कि मंत्र उच्चारण के समय अपनी आंखों को बंद रखें और किसी भी कीमत पर ना खोलें। मुझे तो ये बात बेहद फिजूल लग रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर ये बात इस डायरी में लिख रहा हूँ, क्या कोई यकीन कर पाएगा कि ये सब भी मुमकिन है। पर अभी तो इससे भी बड़ी सच्चाई सामने आना बाकी थी। मैंने उस कागज पर लिखी सारी क्रियाएं करनी शुरू कर दी। कुछ घंटे बीत गए, पर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। जैसे कि उस कागज पर लिखा हुआ था कि क्रिया के कुछ घंटे बाद आपको अपने आसपास किसी का एहसास होने लगेगा, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा ये सब फिजूल है, और मैंने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो सामने मुझे एक छोटी सी बच्ची दिखी। मैं एकदम से चौंक गया। लगा कि आखिर ये बच्ची कौन है और यहाँ कैसे आई। फिर मुझे याद आया कि लगता है शायद ये वही बच्ची है जिसे मैंने रात सीढ़ियों से उतरते देखा। वो बच्ची चुपचाप मेरे सामने खड़ी हुई थी, किसी मूर्ति की तरह। मैंने तुरंत ही उस बच्ची को जोर से पकड़ लिया, और जैसे ही छुआ मुझे एक जोर का झटका लगा, मानो बिजली के तार छू लिए हों। देखने में तो वो बच्ची एक साधारण बच्ची ही लग रही थी, पर ये तेज उसके अंदर आया कैसे। सोचा कि कागज पे लिखी सारी बातें झूठी थी, क्योंकि मैंने आंखें खोल ली। क्या हुआ, एक बच्ची सामने खड़ी थी। ये मनुष्य है, ना कि कोई प्रेतात्मा। तुरंत ही मैंने उस बच्ची से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई और कौन हो तुम, और इतनी रात को मेरे कमरे में कैसे आई। एक बात तो मुझे परेशान कर रही थी कि आखिर ये अंदर कैसे आई। दिखने में तो ये प्रेत आत्मा नहीं लगती। फिर मैंने सोचा कि जैसे ही सुबह होगी मैं इसे इसके घर छोड़ आऊंगा, और इस बच्ची को ठहरने के लिए मैंने एक कमरा दिया। पर ये रात मेरे लिए क्या खौफ छिपाए बैठी थी, मैंने कभी सोचा न था। मैंने उन सभी कागज को जला दिया जिसमें मंत्र लिखा हुआ था, और तंत्र मंत्र से संबंधित सारी चीजों को मैंने जलाकर राख कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। मैं उस बच्ची को देखने के लिए उस कमरे में गया तो वो अपने कमरे में नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर
ये कहाँ चली गई। मैंने घर के बाहर अंधेरे में झांका तो देखा वो बच्ची वहीं खड़ी है, बिल्कुल चुपचाप। मैं तुरंत नीचे उतर गया और उस बच्ची से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी उस बच्ची ने अपनी उंगली से सामने की ओर इशारा किया। मैंने देखा कि वहाँ की जमीन अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ किसी ने कोई खुदाई की हो। वो बच्ची लगातार उसी ओर इशारा किए जा रही थी। आखिर बात क्या थी, मैं ये जानने के लिए घर के अंदर से फावड़ा उठा लाया और उस बच्ची को कहा कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे खोद कर देखता हूँ आखिर बात क्या है। वो बच्ची मेरे पीछे खड़ी हो गई और मैं उस जमीन को खोदने लगा। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद मुझे अंदर जो चीज दिखी उसे देखने के बाद एक पल के लिए मैं थम सा गया। वहाँ एक कब्र थी। उस कब्र में उस बच्चे की लाश थी जो अभी मेरे पीछे खड़ी थी। मुझे इतना डर लग रहा था कि इस डर को मैं अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकता था। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बच्ची वहीं खड़ी थी। मैं उसे देखकर पीछे हो गया और गिर गया। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम हो कौन। तब उस बच्ची ने कहा कि तुम्हारे माता पिता ने मुझे इस जमीन में जिंदा दफन कर दिया। मैं अपने घर के बाहर खेलते हुए सड़क के किनारे आ गई थी। तब तुम्हारी माँ ने मुझे बहलाकर अपने साथ ले आई और मुझ पर तंत्र मंत्र कर बेहोश कर दिया। और जब मैं जागी तो पाया कि मैं जमीन के नीचे हूँ। और जैसे ही मैंने बाहर निकलना चाहा तो तुरंत बाहर की ओर आ गई। मुझे लगा कि मैं बच गई। मैं भागकर अपनी माँ के पास गई। मैं बहुत खुश थी कि मैं बच गई हूँ। जैसे ही मैं अपने घर पहुंची तो वहाँ शोर मचा हुआ था। मेरे घर वाले रो रहे थे। मैं वहाँ पहुंचकर इधर उधर देखने लगी तो चारों ओर भीड़ थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लोग रो क्यों रहे हैं। मैंने जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया तो सामने देखा कि दीवार पर मेरी तस्वीर लगी हुई है जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई है। मैंने सामने बैठी अपनी माँ को देखा तो मैं तुरंत उनके पास चली गई। वो मुझे देख भी नहीं पा रही थी। मैंने रोते हुए उनसे कहा कि आखिर मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई है कि आप लोग मुझे सुन भी नहीं पा रहे हो। मैं तुरंत अपनी माँ की गोद में बैठ गई पर उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि मैं उनकी गोद में बैठी हूँ। वो बस मेरी तस्वीर को देखकर रोए जा रही थी। मैं लगातार उनसे यही कह रही थी कि माँ मैं जिंदा हूँ, फिर भी आप लोग क्यों रो रहे हो। पर मेरी बात उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक एक व्यक्ति मेरे आर पार हो गया और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर मुझे याद आया कि एक औरत ने मुझे अपने पास बुलाया था और उसी ने मुझे जिंदा दफना दिया। मैं वहां से भागकर उसी जगह पे आ गई जहां मुझे जिंदा दफन किया गया था। जब मैंने वहां की मिट्टी हटाई तो वो हट नहीं रही थी। मेरे हाथ उस पर स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी ही देर में वहां वो औरत आ गई जिसने मुझे दफन किया था। मैंने उनसे कहा कि आखिर तुमने मुझे जिंदा दफन क्यों कर दिया, लेकिन वो औरत मेरी कोई बात नहीं सुन पा रही थी। मानो मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। मैंने देखा कि वो औरत एक फावड़ा लाई और उस कब्र को खोदने लगी। खोदने के बाद मैंने देखा कि मेरी लाश अंदर पड़ी हुई है। अब मैं समझ चुकी थी कि मैं मर चुकी हूँ और इस औरत ने मुझे मारा है और मैं एक आत्मा हूँ और मुझे इन लोगों से बदला लेना है। तभी मुझे अपनी शक्तियों का एहसास हुआ और तभी मैं उस औरत के अंदर प्रवेश कर गई। मैं उस औरत के अंदर प्रवेश करके उसे कुएं के पास ले गई और उसमें कूद गई और जैसे ही वो औरत मर गई तो मैं बाहर आ गई। अब मुझे उस व्यक्ति को भी मारना था जिसे मैंने उस कमरे में देखा था।
फिर मैं उस व्यक्ति के पास पहुंच गई जो तंत्र मंत्र कर रहा था। मैंने उसके साथ भी वही किया जो इस औरत के साथ किया और दोनों को उस कुएं में डुबाकर मार दिया। इसी तरह मेरा बदला पूरा हुआ और आज तुमने उन तंत्र मंत्र के कागज को जलाकर मुझे मुक्ति दी है। और इतना कहकर वो बच्ची आंखों से ओझल हो गई। मैं अपने आप पर रोने लगा कि आखिर मेरे माता पिता ऐसे थे। अब मुझे उनकी मौत का कोई दुख नहीं था क्योंकि मौत की सजा उनके लिए कम थी। मैं अपनी इस डायरी में सब कुछ लिख चुका हूँ और अब मैं भी उसी कुएं में कूदकर जान दे रहा हूँ। इस डायरी को मैं फेंक रहा हूँ। जो कोई भी इस डायरी को खोलकर पढ़ेगा वो जिंदा लाश बन जाएगा, जिसे महसूस सब होगा पर वो कुछ कर नहीं पाएगा। डायरी पढ़ने की जो गलती काव्या ने की उसका परिणाम ये हुआ कि अब काव्या एक जिंदा लाश है। पर इस कहानी में एक बात बहुत अजीब थी कि अगर वो बच्ची किसी को नहीं दिख रही थी तो फिर सागर को कैसे दिखने लगी और ऐसा क्या सोचकर सागर ने